बच्चों, आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अपवाह्य तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। आपको पता है कि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति में अपवाह्य तंत्र का भी काफ़ी योगदान होता है। भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं आर्थिक विकास में नदियों का शुरू से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन आर्य सभ्यता एवं संस्कृति सिंधु एवं गंगा नदियों की घाटी में विकसित हुई। भारतीय नदियाँ सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मछली उद्योग, जल परिवहन एवं व्यापार का महत्वपूर्ण साधन रही है। प्राचीन काल में अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र नदियों के तट पर ही स्थापित हुए। उत्तरी भारत की नदियों की उर्वर घाटियाँ एवं डेल्टा तथा दक्षिण भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेश में सघन जनसंख्या का निवास पाया जाता है, क्योंकि नदियों के मैदानी भाग नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं और उन्हें जमा कर देती हैं। जब ये लगातार जमा होता रहता है, कंकड़, पत्थर, बजरी, तो उपजाऊ मिट्टी की उत्पत्ति होती है। अतः ऐसी मिट्टी कृषि के लिए बहुत लाभकारी होती है। ऐसी मिट्टी के अंदर व्यापारिक, खाद्यान्न, कच्चे माल संबंधी फसलें बड़े पैमाने पर पैदा होती हैं। भारत में अपवाह तंत्र के कितने प्रकार हैं? किसी प्रदेश का अपवाह्य तंत्र धरातलीय रचना, भूमि के ढाल एवं शैलों के स्वभाव, विवर्तिक क्रियाएं, जल की प्राप्ति तथा अपवाह्य क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास पर निर्भर करता है। भारत में अनेक प्रकार के अपवाह्य तंत्र पाए जाते हैं। नंबर 1, हिमालय का अपवाह्य तंत्र। हिमालय का अपवाह्य तंत्र ढाल की संरचना के अनुरूप नहीं है, अपितु यह पूर्वगामी अपवाह में पाया जाता है। नेपाल की अरुण, भारत की सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता आदि नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी। कालांतर में हिमालय के निर्माण के पश्चात भी वे पुराने मार्ग के आधार पर ही बहती रहीं। तीव्र गति से अपरदन करते हुए इन नदियों ने 1800 से 3600 मीटर गहरे व सक्रिय महाखंडों का निर्माण किया।
प्रश्न उठता है महाखंड क्या है? महाखंड लंबी सकड़ी घाटी है जिसका निर्माण नदी अपर्दन के रूप में करती है। ये नदियाँ शीर्ष अपर्दन तथा नदी अपरण भी करती रही हैं। उत्तरी भारत में निम्न प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, स्थलखंड के उत्थान के पूर्व प्रवाहित होने वाली धारा जब उत्क्षेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह पुराने मार्ग का ही अनुसरण करती है। वह भूखंड को काटकर घाटी का विकास करती है। ये नदियाँ शीर्ष अपर्दन तथा सरिता अपरण भी करती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं कोसी की सहायक नदियाँ ऐसी ही हैं। अब आता है नंबर 2, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तीसरा आता है खंडित अपवाह तंत्र। खंडित अपवाह कार्य कई स्थितियों में होता है। उत्तरी भारत में हिमालय के पाद प्रदेश में उतरने वाली अनेक नदियाँ भावर के कंकड़ पत्थर बजरी युक्त धरातल से लुप्त होकर आगे पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं। डेल्टा के निकट नदियाँ कई धाराओं में बट जाती है और फिर बहने लगती है। नंबर 4, अंतःस्थलीय अपवाह। राजस्थान में रूपनारायण, जोजरी, सूकरी आदि नदियाँ अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती, मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं। उत्तरी कश्मीर व दक्षिणी पूर्वी असम में भी आंतरिक अपवाह पाया जाता है। नंबर 5, समांतर अपवाह। गंगा के ऊपरी मैदान में समांतर अपवाह पाया जाता है। नंबर 6, आयताकार अपवाह। कोसी व उसकी सहायक नदियाँ इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार ये हिमालय का अपवाह तंत्र है जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। अब आता है दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भूभाग एक अति प्राचीन पठार है। यहाँ नदियाँ चौड़ी व उथली घाटियों का निर्माण करती हैं। क्योंकि यहाँ लंबवत अपर्दन कम देखने को मिलता है, पार्श्विक अपर्दन अधिक होता है। प्राय सभी नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। अधिकांशतः प्रायद्वीप नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए डेल्टा बनाती हैं। यहाँ निम्न प्रकार से नदियों के द्वारा अपवाह तंत्र उत्पन्न होते हैं, जैसे अनुगामी अपवाह, परवर्ती अपवाह, अध्यारोपित अपवाह, जालीदार अपवाह, अरीय अपवाह, धूम्राकृतिक अपवाह, आयताकार अपवाह, समांतर
अपवाय। अब अपन एक एक अपवाय को लेंगे। सबसे पहले आता है अनुगामी अपवाय। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां धरातलीय ढाल व संरचना के अनुसार बहती है। नर्मदा व ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में प्रवाहित होती है। परवर्ती अपवाय। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियों से निकलकर उत्तर की ओर चंबल, सिंध, सोन आदि नदियां बहती हैं, जो गंगा यमुना के समकोण पर मिलती हैं। ये सहायक नदियां परवर्ती अपवाय बनाती हैं। तीसरा आता है अध्यारोपित अपवाय। विद्वानों का कहना है दामोदर, चंबल तथा वनास नदियां अध्यारोपित अपवाह तंत्र बनाती हैं। इसके बाद आता है जालीदार अपवाय। सिंह भूमि के प्राचीन वलित पर्वतीय क्षेत्र में जालीदार अपवाह देखने को मिलता है। अरीय अपवाय। इसमें अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा व सोन इसका उदाहरण है। छठा आता है दुम्रा कृतिक अपवाय। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां दुम्रा कृतिक अपवाह का निर्माण करती हैं। इसके बाद आता है आयताकार अपवाय। इसमें विंध्यन शैलों के क्षेत्र में आयताकार अपवाय मिलता है। फिर आता है आपका समांतर अपवाय। पश्चिमी घाट से उतरकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां समांतर अपवाय प्रस्तुत करती है या बनाती है। ये इस तरह अपवाह तंत्र है। अब प्रश्न उठता है अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ। भारत के अपवाह तंत्र का विकास में भूगर्भिक घटनाओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा है तथा भारत में अपवाह तंत्र के विकास में भूगर्भिक घटनाओं का विशेष महत्व है। अपवाह तंत्र में अनेक बार परिवर्तन हुए। टर्शरी युग में विशेष रूप से पर्वत निर्माणकारी भूसंचलनों के कारण उत्तरी भारत की नदियों का प्रवाह क्रम अत्यधिक प्रभावित हुआ। तैथिस सागर के तल ऊपर उठने से उसका जल एक नदी के रूप में असम के उत्तर पूर्व से क्रमशः हिमालय के समांतर प्रवाहित होते हुए सुलेमान किर्थर की श्रेणियों के सहारे उत्तर पश्चिम के कोने तक पहुंचकर दक्षिण में मुड़कर अरब सागर में प्रवाहित होने लगा। इस के अतिरिक्त अनेक ऐतिहासिक नदी जिनकी 3 सहायक प्रणाली थी, वर्तमान सिंधु की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, पोटवार पठार के उत्थान के कारण यह प्रणाली भिन्न भिन्न हो गई। नदी का उत्तरी पश्चिमी भाग सिंधु नदी के रूप में विकसित हुआ तथा मुख्य धारा विशेष भाग में विपरीत दिशा में वर्तमान गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने लगा। कालांतर में गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्रवाह मार्ग में अनेक बार
बहुत परिवर्तन हुए। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐतिहासिक युग में सतलज से यमुना राजस्थान से होकर बहती थी। हिंदुओं की जो पौराणिक सरस्वती नदी घग्गर घाटी में प्रवाहित होती थी, ईसा काल के आरंभ में सतलज नदी सिंधु क्रम से पृथक एवं स्वतंत्र नदी के रूप में प्रवाहित होती थी। लगभग 200 वर्ष पूर्व गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां परस्पर 240 किलोमीटर दूरी पर बहती थी। बाद में ब्रह्मपुत्र नदी मधुपुर वनों के पूर्व में मेघना में मिल जाती थी। लगभग 110 वर्ष पूर्व किसी भूगर्भिक संचलन के फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी अब मधुपुर वनों के पश्चिम में प्रवाहित होने लगी है। गंगा की सहायक नदियाँ सोन, घाघरा, दामोदर, कोसी आदि नदियों के मार्ग में भी अनेक परिवर्तन हुए। इससे पता पड़ता है कि अपवाह तंत्र का विकास विभिन्न प्रकार से हुआ। ये अपना आज का जो है टॉपिक है भारत के अपवाह तंत्र। अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।